नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं राजेश कुमार मौर्य जी, जो कृषि विशेषज्ञ हैं। वर्तमान समय में किसान अपने आमदनी को कैसे बढ़ाए और नई तकनीकी और नए आयाम क्या हो सकते हैं, इस पे सर से हम बात करेंगे। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपने बारे में हमारे लिसनर व्यूअर को थोड़ा सा बताएं। जी, जैसा कि आपने हमें कृषि विशेषज्ञ के रूप में बताया है, तो वास्तव में मैंने बीएससी एग्रीकल्चर जो है देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय से की है और हम बीएससी 2002 के पास आउट है। उसके पश्चात हमने भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ICAR के माध्यम से जूनियर रिसर्च फेलोशिप के माध्यम से मैं MSc हॉर्टिकल्चर से BHU से MSc की है। और वर्तमान समय में एक संस्था है कोऑपरेटिव, उसके माध्यम में इफको में मैं सेवा दे रहा हूँ। राजेश सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप वर्तमान समय में किसानों की कौन कौन सी समस्याएं देखते हैं। देखिए, वर्तमान समय में किसान जो है हमारे भारत देश का कहते हैं कि अन्नदाता है और किसान जो है जिस खेती व्यवस्था को लेकर अपना जीविका उपार्जन कर रहा है, परिवार को आगे बढ़ा रहा है, उसमें उसे वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा। प्रथम दृष्टिकोण देखता है कि खेती से उसको लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरा जो है, खेती में जो क्षेत्र में खेती होती है उसमें नए नए फसल का उत्पादन में उत्पादकता उसकी नहीं बढ़ रही है। तो दो दृष्टिकोण है कि खेती में लाभ कैसे बढ़े, उसका उत्पादन कैसे बढ़े। अल्टीमेटली खेती जो है केवल फसल पे नहीं है, फसल विविधीकरण को लेते हुए अगर अपनाए तो शायद कुछ दृष्टिकोण में आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक तकनीक इस सब में कुछ कमियां हैं, इन्फॉर्मेशन की कमी है, जिसकी वजह से किसान अभी हमारा पूर्वांचल का पिछड़ रहा है। जी, पूर्वांचल की बात हो रही है तो पूर्वांचल में आप कौन सी समस्याएं देखते हैं और पूर्वांचल के किसान भाई जो भी प्रोडक्टिविटी होती है कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे पूर्वांचल में जो समस्या जो देखी जा रही है, किसान जो है बेसिकली इस क्षेत्र में जो किसान हैं धान और गेहूं, जो तराई का है, धान और गेहूं की उत्पादन लेते हैं। लेकिन कृषि में जो है धान गेहूं ही एक विषय नहीं है। अगर हम दृष्टिकोण देखते हैं कि समस्या के बारे में, तो एक मिट्टी जो है जहाँ की बिना अच्छी मिट्टी के फसल का उत्पादन हम नहीं ले सकते। उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, उसको हम लोग सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सही बीज का उसको मतलब सप्लाई नहीं मिल पा रही है। बीज हो जाने के उपरांत बहुत सारी कृषि की जो वैज्ञानिक तकनीक है उसका भी समय पे समावेश नहीं हो रहा। इसका मूल कारण ये देखने को आया है कि पूर्वांचल के किसान खेती में एक व्यावसायिक दृष्टिकोण या सोच को नहीं अपना रहे, खेती को ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे बोझ की तरह काम कर रहे। इस वजह से हमारी खेती जो है पिछड़ जा रही है। लेकिन हम थोड़ा सा व्यावसायिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी पूर्वांचल की खेती भारत के किसी भी अन्य राज्य से कम नहीं हो सकती, बहुत अच्छी जगह से हो सकती है। राजेश सर, अगर देखा जाए दूसरे कंट्री के जो किसान भाई हैं, नए नए टेक्निक का उपयोग करके उत्पादन उनकी जो है फसल की बहुत ज़्यादा हो रही है और वो भी फसल कहा जाए ऑर्गेनिक, मतलब स्वस्थ फसल हो रही है। अपने देश के जो किसान भाई है, कहाँ गैप है आपके नज़रिए में। हमारे नज़र में जैसे जो वर्तमान समय में हमारा पूर्वांचल का किसान है और विदेश के जैसे हमारे इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल की जो तकनीक है वो आपकी मिट्टी से लेके सिंचाई और जो खाद को देने का जो स्वरूप है एकदम कैलकुलेटेड है कि किस फसल को कितनी मात्रा में कितनी पानी चाहिए, एकदम कैलकुलेटेड वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और उतना जब खुराक मिलती है तो उसकी उत्पादकता अपने आप बढ़ जाती है। जबकि हमारे भारत जैसे देश में कुछ राज्य जैसे आपका महाराष्ट्र और गुजरात, वहाँ पर जो औद्यानिक फसलें जैसे सब्जी की हुए फसल या फूल वाली फसल, उसमें कुछ तकनीक अपनाई गई है, जैसे ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई के साथ साथ खाद की भी मात्रा बढ़ जा रही है और वहाँ पे व्यावसायिक खेती हो रही है। हमारे पूर्वांचल में व्यावसायिक खेती में ये नहीं हो पा रहा, केवल हम लोग धान गेहूं की फसल को ही अपना रहे हैं, जिसकी वजह से ये हम पिछड़ रहे हैं। तो तकनीक जो है अगर अपनाए तो ये किसान भाई निश्चित तौर पे उससे ज़्यादा ले सकते हैं आमदनी। किसान भाई की प्रशिक्षण की बात हो रही है तो कहाँ पे जाकर वो किसान भाई प्रशिक्षण ले ये सारी चीज़ों का। किसान भाइयों को प्रशिक्षण की बात है, देखिए आज का जो सबसे आसान तरीका जो है गूगल इंटरनेट से उसको वीडियो ऑडियो विजुअल तकनीक के बारे में जानकारी मिल रही।
कृषि विभाग की भी बहुत सारी गोष्ठियाँ होती उसके माध्यम से जानकारी में। लेकिन अगर आपको स्वतः अगर सीखने की इच्छा अगर नहीं जागृत हुई तो कोई दूसरा जो सिखा नहीं पाएगा। तो यदि हम स्वयं अगर बदलना नहीं चाहेंगे, नई तकनीक अपनाना नहीं चाहेंगे तो कोई वैज्ञानिक आपको नहीं सिखा सकता है। राजेश सर, तकनीक की बात हो रही है तो किसान भाई नए तकनीक को कैसे अपना करके और अपने फसल की उत्पादन कैसे बढ़ा सकते? जैसा कि नई तकनीक के बारे में जो किसान भाई अपना सकते हैं, एक फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में मैं बात करता हूँ कि जो हम भारत सरकार या किसान अपनाते हैं यूरिया खाद, एक बोरी की यूरिया 45 किलो की है, किसान उसको उपयोग करता है, उसका यूज इफ़िशियंसी कम है, लॉस होता है। उस लॉस होने का कारण ये है कि मतलब पानी में घुलकर जो है यूरिया ज़मीन के नीचे जाता है, पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है, और डीनाइट्रिफिकेशन के दौरान नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन का पर्यावरण दूषित हो रहा है, और उसका लाभ नहीं है। 100 किलो अगर यूरिया डालते हैं उस किसान भाई को एक साधारण भाषा में, तो 25 से 30 किलो यूरिया में नाइट्रोजन काम करता, 60 से 70% लॉस होता है। इसको रोक कर भारत सरकार और नई वैज्ञानिक तकनीक में नैनो यूरिया खाद बनाई है। आपको आश्चर्य होगा कि आधे लीटर की बोतल है नैनो यूरिया, अच्छा, वो एक बोरे यूरिया के बराबर कार्य करता है। हाँ, और कितना आसान है कि किसान को खाद का बोरा भी नहीं ले जाना पड़ेगा। उसका उपयोग कैसे करना है, फसल के ऊपर हमको छिड़काव करना है। अगर हम छिड़काव करते तो पूरा का पूरा लाभ फसल को मिलता है, लॉस भी नहीं होगा और उसका लाभ मिल जाएगा। दूसरा एक आयाम और मिलता है कि डीएपी पे भी जो खाद हम लोग का 50 किलो की जो बोरी होती है, वो डीएपी खाद जो है मिट्टी में जाकर जम जाती है, इनसॉल्युबल फॉर्म में वेस्ट चला जाता है। केवल 30% काम करता है, 70% मिट्टी में जमा रहता है। इसको कैसे बचा सकते हैं? तो बायो फर्टिलाइज़र आते हैं बहुत सारे, जो उस फास्फेट जो इनसॉल्युबल फॉर्म में जमा हुए हैं उसको घोल कर पौधों को उपयोग करता है। तो किसान इस बायो फर्टिलाइज़र या नैनो टेक्नोलॉजी से फर्टिलाइज़र जो है अगर उसका उपयोग करते हैं तो खाद की मात्रा भी कम डालनी पड़ेगी और उसकी इफ़िशियंसी बढ़े। अल्टीमेटली हमें किसी भी चीज़ की इफ़िशियंसी को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका लाभ दोनों दृश्य में मिलेगा, उत्पादन में भी मिलेगा और उत्पादक। इसी इफिशियंसी की बात है, जैसे सिंचाई में साधन, हम लोग सिंचाई में जो है पूरा एकदम ओपनली ड्रेन सिस्टम करते हैं। यही इजराइल में करते हैं कि ड्रिप इरिगेशन से करते हैं, ड्रिप से टपक सिंचाई, पौधे की जड़ पर बूंद बूंद सिंचाई, जिसमें खाद भी पड़ा हुआ है, जितनी ज़रूरत पानी का है उतना मिलता है, वेस्ट भी नहीं होता और पूरा इफिशियंसी बढ़ती है। टाइम मैनेजमेंट, ये भी इफिशियंसी। अगर किसी भी फसल की बुआई का समय, अगर हम विज्ञान ही है, ये कुछ ऐसे तकनीक है जिसमें किसान को पैसे की खर्च ही नहीं है। बुआई की तकनीक, बुआई में देखिए हम लोग ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, अगर लाइन से बुआई करें, अगर लाइन से बुआई करते हैं तो फसल भी एक लाइन से जन्म बढ़ेगा, कल्ले अधिक निकलेंगे, फल उसमें ज़्यादा लगेगा, तो उसका उत्पादन स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। बीज की मात्रा कम लगती है सिंचाई में इस तरह के। तो कई सारे वैज्ञानिक तकनीक जिसको हम अपना सकते हैं उसको अपनाएं, निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई खेती में बहुत अच्छा उत्पादन। राजेश सर, आजकल बहुत ऑर्गेनिक खेती का बोलबाला चल रहा है, हर जगह ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस समय अगर कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है तो आधुनिक मॉडर्न टाइम में उसका क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है लोगों पे? निश्चित तौर पे मतलब ऑर्गेनिक जो चीज़ है वो हम लोग के स्वास्थ्य, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आदमी जो है स्वास्थ्य को चिंतित होकर करता है। तो हमारे जो खेती में ऑर्गेनिक और रासायनिक खाद, ये भारत का दुर्भाग्य है कि फर्टिलाइज़र जो है वो एक इसका कोई विभाग नहीं बना है। ये जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र में आता है, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, जबकि ये खाद है पौधे का भोजन। तो इसका एक संतुलित उपयोग आवश्यक है। किसान थोड़ा ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, इससे मिट्टी हमारी ख़राब होती है और कुछ फसल को नुकसान पहुंचाता है। अदरवाइज़ मिट्टी की जांच कराकर, सबसे आसान तरीका मिट्टी की जांच कराकर खाद डाले तो बेहतर तरीके से हो सकता है। दूसरी बात जो आपने ऑर्गेनिक की कही है, किसान ऑर्गेनिक से उत्पादन फसल का होगा
अगर हम पूरा खुराक जो न्यूट्रिएंट भोजन अगर हम ऑर्गेनिक के माध्यम से दे देते हैं तो उसकी उत्पादन और जो गुणवत्ता होती है अच्छी होती है। लेकिन हम जो है खेती में जो कृषि के आदान है उसको हम ऑर्गेनिक के माध्यम से दे नहीं पाते, जिससे हमारा उत्पादन घट जाता है। हाँ। और उत्पादन घटने के बाद किसान का जो है उत्पाद है उसका एक बेहतर मार्केट भी नहीं मिल पाता। अब मार्केट न मिलने की वजह से किसान जो है उस ऑर्गेनिक उत्पाद को बेचने में दिक्कत होगी और वो बेचारे किसान नुकसान आ सकता है। किसान भाई को हम ये सलाह दे सकते हैं कि हम खेती में रासायनिक खाद के साथ साथ जो जैविक खाद है, जैसे हमने कहा कि बायो फर्टिलाइजर से बीज को शुद्धिकृत कर लेते, या हरी खाद ढैंचा सनी इस तरह का उपयोग कर रहे हैं तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होगा, कंपोस्ट का उपयोग बढ़ेगा, तो हमारा फसल का उत्पादन उस ऑर्गेनिक की गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादन भी अच्छा होगा। राजेश सर, भविष्य को देखते हुए किसान भाई किस तरह की खेती करें? जैसे एक तो है ट्रेडिशनल खेती किसान भाई करते आ रहे हैं और काफ़ी कभी कभी तो घाटे में चले जाते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए किसान भाई, मतलब मेरे हिसाब से जैसे खेती का जो फसल का जो है एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से और उसमें जो फूड ग्रेन विशेषकर धान गेहूं का एरिया है तो वहाँ पे जो है किसान अगर करना चाहता है तो अच्छी मार्केट वैल्यू वाली क्रॉप लगाए, जैसे आपका काला नमक का चावल हुआ या बासमती चावल हुआ, जिससे उसकी जो है कीमत फसल को ज़्यादा मिलती है। दूसरा जो है कि खेती में सब्जी का उत्पादन, फसलों में फल का उत्पादन या मसाले वाली खेती, ये कुछ ऐसी फसल है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। और सब्जी वाली फसल में जो है किसान के साथ साथ देश के हर एक नागरिक को प्रतिदिन इसकी ज़रूरत पड़ती है। और समय, अगर हम समय से पहले और समय से थोड़ा सा बाद अगर अच्छी कीमत लेना है तो हमको समय का ख्याल रखते हुए अगर सब्जी को ऐसा खेती करेंगे तो हमें बाज़ार में उसकी कीमत अच्छी मिल सकती है। इस दृष्टिकोण से करें। और दूसरा, एक लाभ के दृष्टिकोण से किसान भाई एक कलेक्टिव फार्मिंग नहीं करता है। अगर एक सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग, एक किसान छोटा सा जमीन एरिया है, उसका जो उत्पाद होता है उसको बेचने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर उस क्षेत्र के एक ऐसा कोऑपरेटिव फार्म डेवलप करें कि 25, 50, 100, 200 किसान इकट्ठा होकर एक सब्जी का उत्पादन करता है, उसका इकट्ठा करके उसकी मार्केटिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करें तो ये जो है इसका उत्पाद वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो हमारा जो है लखनऊ या दिल्ली या अन्य जगह पे वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से मार्केटिंग भी आसान हो जाता है। तब उसमें जो है जो सही लाभ वो डाइवर्सिफिकेशन में मिल सकता है। यहाँ एक चीज़ और आपको जोड़ना चाहेंगे कि खेती जो है डाइवर्सिफाइड है, मतलब कृषि में केवल धान गेहूँ फसल ही नहीं, पशुपालन, बकरी पालन, फिशरीज, ये सब कंपोनेंट भी खेती में सहयोग करते हैं। ये अगर डाइवर्सिफाइड होगा, सबको समावेश करके लिया जाएगा तो निश्चित ही कृषि जो है एक ऐसा उद्योग है कि भारत जैसे देश नहीं, पूरे विश्व में चाहे तकनीक कितना भी एडवांस हो जाए, गूगल से रोटी को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसान के खेत में ही है। और इसीलिए धरती को धरती माँ का बोलते हैं। और धरती माता जो है निश्चित तौर पे हम लोग एक सामाजिक और संस्कारिक है, माता इसलिए दर्जा दिया जाता है कि वो वहाँ से उत्पन्न, जैसे माँ है वहाँ से संतान की उत्पन्न होती है। एक धरती ऐसी जगह है जहाँ से फसल का उत्पादन होता है। हम आजकल किसान भाई उसका कैसे ख्याल रखते हैं? स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते, अंधाधुंध खेती करते हैं, अंधाधुंध खाद का उपयोग करते हैं ऐसे। और सबसे बिगड़ काम के फसल अवशेष को भी हम लोग दिया सलाई जला के आग लगा देते, जिसकी वजह से और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारी धरती माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अच्छा उत्पादन देगा। ये कदाप जो है आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऊसर या बंजर जमीन देने की दृष्टिकोण से जा रहे हैं। हमें उसका स्वास्थ्य अच्छा रखना पड़ेगा। निश्चित ही माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसका संतान या जो भी फसल उत्पादन होगा बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला होगा। और यही एक ट्रेड है कि कोरोना जैसे पीरियड में सारा विश्व में लॉकडाउन हो गया था, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी। कृषि ही एक ऐसी व्यवस्था और विधा थी जो पूरे विश्व में चलती रही। ये लॉकडाउन और एक सकारात्मक जीडीपी ग्रोथ के साथ लोगों को रोजगार भी दी, भोजन भी दी, संसार को भी चलाया। तो मैं
आपके माध्यम से किसान भाई को ये कहना चाहता है कि ये जो कृषि का व्यवसाय है अन्य व्यवसाय से बिल्कुल अलग है। इसमें आप अपना परिवार का पालन पोषण करते ही करते हैं, सारे जगत का भी पालन पोषण आपके फसल से होता है। इसलिए इस नेक कार्य को मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूं और कहता हूं कि इसके बिना जो है ये संसार सृष्टि अधूरी है, नहीं चल सकती। किसान भाई आधुनिक कृषि को कैसे अपनाएं, थोड़ा सलाह आप क्या देंगे उनको? मेरे विचार से जो अभी चर्चाएं हुई है उसी में एक नई जनरेशन, हाँ, विशेषकर नया जो युवा पीढ़ी है, हाँ, उस खेती को थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कलेक्टिव फार्मिंग, कई लोग मिलकर इकट्ठा होकर एक ऐसी अपनाए जिससे उसका एक प्रोफेशनलिज्म, मतलब एक व्यवसाय दृष्टिकोण से अगर किया जाए तो निश्चित ही खेती वर्तमान ट्रेडिशनल व्यवस्था से आगे और बहुत अच्छे दृष्टिकोण से। भाई ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, जैसे आप बता भी रहे थे गेहूं को प्रोसेस करके, हाँ, आटा गेहूं 20 रुपये बिकता है। अब आपको आश्चर्य होगा कि हम किसान भाई इस दृष्टिकोण से सोचते नहीं हैं, लेकिन इसका लाभ जो है आढ़त या और जो ट्रेडर उठाते हैं। हाँ, कृषि में जो है आप देखिए कि गेहूं का जो फसल का जो लाभ, मतलब किसान बेचते हैं, सरकारी खरीद पे बैठते हैं जिस रेट पे 20 रुपया या 22 रुपये किलो बिकता है, लेकिन उसी के गेहूं से जो आटा हुआ, सूजी हुआ, सेवई हुआ या आपके जो है दलिया हुआ, सब बन रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? आटा आप 40 रुपये किलो खरीद के खाते हैं, का अंतर हो जाता है। तो जो गैप है, प्रॉफिट का जो गैप है, ये प्रोसेसिंग, जैसे प्रोसेसिंग करके जो है एक चिप्स, मतलब आलू की देख लीजिए, चिप्स का पैकेट आपको बाजार में 10-20 रुपये 10 रुपये में मिल जाता है। उसमें आलू कितना रहता है? हार्डली 5 ग्राम, 10 ग्राम। 10 ग्राम आलू 50 पैसे का मिलेगा और वो चिप्स मिलता है आपको 20 रुपये 10 रुपये मिलता है। तो ये छोटा सा एग्जांपल बताया जा रहा है। ये बहुत तरह की जो है इस तरह की वैल्यूज़ हैं कि अगर दिमाग से प्रोफेशनल होके प्रोसेसिंग करके किया जाए तो खेती एज ए उद्योग, उद्योग का रूप है, इंडस्ट्री का रूप है। हमारे किसान भाई दुखी नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं दुखी रहेंगे। और खेती ही एक ऐसा आयाम है कि इसका भविष्य हमेशा बेहतर होगा और होता रहेगा। इसीलिए तो कहा गया है जय जवान जय किसान, निश्चित तौर पे। और जय विज्ञान अगर जुड़ जाए तो हमारे किसान जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जी निश्चित तौर पे हमारे किसान बहुत आगे रहेंगे। और अन्नदाता जो रूप दिया गया है उनको भगवान का दर्जा कह सकते हैं कि भगवान के बाद जो है किसान को भगवान का रूप देते हुए, क्योंकि बिना भोजन के कुछ हो नहीं सकता। राजेश सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और किसान भाई को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सेवा को बताने का अवसर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे ऋषि कृषि सीरीज में थे राजेश कुमार मौर्य जी, जो कृषि विशेषज्ञ हैं। आशा करते हैं कि जो भी सर से हमने बातचीत की, आप भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करके खेती करना शुरू कर देंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। तो फिर किसी अगले एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।